नमस्कार सभी को। स्वागत है जियोग्राफी बाय मुकेश गोदारा चैनल में आप सभी का। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में सभी को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का आनंद ले सकें, भरपूर आनंद लें और पता चले कि कितने प्रश्न हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से सही किए हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, अपने जो सीरीज शुरू कर रखी थी जुनून सीरीज, उसका आज दूसरा वीडियो आपके पास है भाई। इसका दूसरा वीडियो है, इससे पहला एक वीडियो आ चुका है। अच्छा, जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस का 14 नवंबर से पेपर शुरू होने वाला है। 14 नवंबर से 6 दिसंबर के मध्य ये पेपर चलने वाले हैं। तो उन पेपरों के अंदर हो सकता है कि यहाँ से कुछ प्रश्न आपको मिल जाए भाई। ये लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के प्रश्न हैं जो मैं यहाँ लेकर आता हूँ। कल जो शिफ्ट थी उसमें 1, 2 और 3 के पेपर जुड़े हुए थे। आज की शिफ्ट में 4, 5 और 6 व्याख्या सहित कवर करवाने वाला हूं। दिल्ली पुलिस हमारा टारगेट है 2023, जो 14 नवंबर से एग्जाम शुरू है। लगातार हम 8 दिन तक 24 सेट यहां निकालने वाले हैं। 24 सेट जो लास्ट ईयर एग्जाम में हुए उनके विवरणिका हम रखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी लाइव है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं पहुंचता हूं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। आज का देखिए जो पहला प्रश्न है, जो 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर शिफ्ट में जितने भी इंडिया जियोग्राफी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने का प्रयास करने वाला हूँ। हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि इंडिया जियोग्राफी का प्रश्न गलत न हो। अब की बार जितने भी प्रश्न आए उनको बहुत अच्छी तरीके से करके आए भाई हम। क्लियर? और ये आएंगे 100% से। जिस दिन 14 नवंबर को एग्जाम होगा तो हम वापस यहाँ यूट्यूब के माध्यम से आपसे मिलने वाले हैं कि देखिए हमने जुनून सीरीज शुरू की थी उसके अंदर। अच्छा, जुनून सीरीज का दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। पार्ट बी में देखिए, पार्ट ए में तो लास्ट ईयर के प्रश्न और पार्ट बी में लगातार 2 या 3 दिन तक हम मेहनत करेंगे उसके ऊपर। जितने भी प्रश्न जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि भाई इन प्रश्नों को पढ़िए, आप एक बार इनको भी अध्ययन करिए, वो भी प्रश्न हम पार्ट बी जुनून सीरीज के अंदर रखने वाले हैं भाई। वो 14 नवंबर तक कंटिन्यू रखेंगे, 13 नवंबर तक रख लेंगे हम उसको। तो फिर हमारा जो अच्छा जो उद्देश्य लिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर मैं पहुंचता हूं। आप लोग एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम के अंदर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पर, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे अपने साथ, अपने विद्यार्थी जुड़ेंगे अपने साथ, तो आनंद आएगा पढ़ने में भाई। बिल्कुल। आप साथ में कमेंट भी देखते जाइए कि किन विद्यार्थियों ने क्या क्या आंसर दिया है, जिज्ञासा उत्पन्न होगी, करना जरूरी है। क्लियर? तो आज देखिए, आज का पहला प्रश्न देखिए। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, भारत के अंदर जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? टी.डी. लकड़ावाला को, वी.के.आर.वी. राव को, पी.सी. महालनोबिस को, डी.आर. गोडगिल को। किसको माना जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए भाई। इसका सही लास्ट ईयर दिसंबर ये जो है 2022 के अंदर जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। इतने में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप यहां बता देता हूं, फिर अपना आंसर ले लेना कि इसका आंसर क्या आने वाला है। अब तक भारत सरकार के द्वारा कुल 12 पंचवर्षीय योजना शुरू कर चुके हैं। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई है। अब पंचवर्षीय योजनाओं को याद करने का तरीका भी देख लीजिए, कैसे हम इन पंचवर्षीय योजनाओं को याद रखेंगे भाई। तो यहां पर टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं मैं क्रम से एक बार लिख देता हूं। 6 पंचवर्षीय योजना यहां पर, 7, 8, 9, 10, 11। एक समय भी पता होना चाहिए आपको कि 12 पंचवर्षीय योजनाओं का टाइम पीरियड क्या है, समय क्या है, उनके बारे में। तो प्रथम है, एक है प्रथम, तो एक तो यहां लिख दीजिए, एक लिख दिया। और पंचवर्षीय योजना 5-5 साल की है तो ये 5 लगा दिया। आगे तो फिर आपको पता है कि 19 आएगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1900, बताइए कितने 5 साल की पंचवर्षीय योजना होगी तो कितने साल तक होगी? 1956 तक होगी। 1956 तक, 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, आगे तो फिर चलेगा 1956 से 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना।
लेकिन तीसरी के बाद में थोड़ा सा यहाँ पर मैंने हिंट दिया है, तो तीन पंचवर्षीय योजना, 3 साल का गैप दीजिए। फिर 3 पंचवर्षीय योजना, 3 साल का गैप, 3 साल का गैप देंगे तो वर्ष 1969। अब 69 में 5 जोड़ेंगे तो 74, 1974, ये चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना ये, तो फिर 1974 से 1978, 1978 ये चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद में फिर 2 पंचवर्षीय योजना, ये 2 साल की पंचवर्षीय, ऐसा बोल सकते हैं, ये 4 साल की पंचवर्षीय योजना थी। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये दो पंचवर्षीय योजनाएं ये हो जाती है, चौथी और पांचवी। और छठी पंचवर्षीय योजना मतलब 2 साल का फिर गैप देना है। 2, यहाँ 3 थी, 3 का गैप, फिर यहाँ 2 है तो 2 का गैप, तो 2 का गैप आएगा तो 1980 से 1985, 1980 से 1985 छठी पंचवर्षीय योजना। 1985 से 1990, 1985 से 1990 7वीं पंचवर्षीय योजना थी ये भाई, 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो ये हम कह सकते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1990। आठवीं, अच्छा यहाँ फिर 2 साल का गैप रखना है, यहाँ फिर 2 साल का गैप रखेंगे, 1992 से 1997, 1992 से 1997। अच्छा फिर 1997 से शुरू होगी, फिर 2002 तक चलेगी 9वीं पंचवर्षीय योजना, 2002 तक। और फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, ये दूसरी 10वीं पंचवर्षीय योजना। और 11वीं 2007 से 2000 देख लीजिए 12 तक चलेगी, ये 12 तक रहेगी, 2012 तक। और फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना बता सकते हैं हम भाई, अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये कुल 12 पंचवर्षीय योजना। आपसे पूछा जा सकता है कि अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ क्या पूछा गया, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है। तो आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है भाई। तो यदि आपसे प्रथम पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार पूछे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित ये पंचवर्षीय योजना थी। हेराल्ड और डोमर 2 व्यक्ति थे, उनके मॉडल पर आधारित ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई और यातायात पर बल दिया गया था। ये याद जरूर रखना, कृषि, सिंचाई और यातायात इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई और यातायात पर बल दिया गया था। तो जो हेरोल्ड डोमर मॉडल जो था, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 51 से 56 के मध्य थी, उसमें सिंचाई, कृषि और यातायात पर बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 56 से 61 में है, महाल नौबिन उद्योगों पर इस पर बल दिया गया था। अच्छा, इसमें पीसी महालनोबिस जो मॉडल था उस पर आधारित थी ये। और दूसरी पंचवर्षीय योजना बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से ध्यान रखना भाई। ये पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी, उद्योगों पर आधारित। केवल 2 पंचवर्षीय योजना ध्यान रखेंगे, पहली और दूसरी। इनमें भी खास बात देखिए, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना जो असफल रही थी तो 61 से 66 के मध्य तीसरी पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक असफल परियोजना थी। सफल नहीं हुआ, जो उद्देश्य लिया था वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ था, असफल परियोजना। याद रखना, असफल पंचवर्षीय योजना यदि है तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है। और इनमें यदि कोई सफल पंचवर्षीय, सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना है तो ये इसमें ध्यान रखना, ये सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना है। सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना। सबसे असफल, सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना तीसरी, और 8वीं सफल, सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना है। ये बात ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में, जो उद्देश्य लिया था उससे भी बहुत ज्यादा, तो सर्वाधिक वृद्धि पंचवर्षीय योजना किसमें हुई है। ये कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के लिख रहा हूं। वृद्धि दर
किस पंचवर्षीय योजना में? तो 11वीं में। सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना 8वीं। सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना 3री। उद्योगों पर बल 2री। कृषि सिंचाई यातायात प्रथम पंचवर्षीय योजना। हेरोल्ड डोमर मॉडल आधारित प्रथम। महाल नोबिस पंचवर्षीय योजना 2री पंचवर्षीय योजना। यहां क्या पूछा गया? 2री पंचवर्षीय योजना। और 2री पंचवर्षीय योजना के फिर कौन है? पीसी महाल नोबिस थे, इनके आधारित थी। और जब ये पंचवर्षीय योजना शुरू हुई उद्योगों पर, तो उद्योगों में भी आपको खास बात पता रहनी चाहिए, लोहा इस्पात उद्योग। कौन से उद्योगों पर बल दिया गया था? लोहा इस्पात उद्योग। और लोहा इस्पात उद्योग के 3 बड़े कारखाने भारत में स्थापित किए गए थे इस समय, इस पंचवर्षीय योजना में। एक कारखाना राउरकेला इस्पात संयंत्र के नाम से, एक भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम से, भिलाई इस्पात संयंत्र, और एक दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र, दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र। ये 3 कारखाने लोहा इस्पात उद्योग के थे। राउरकेला आज वर्तमान में उड़ीसा के अंतर्गत है। लिख लीजिए, छाप लीजिए, प्रश्न आएगा। ये भिलाई छत्तीसगढ़ में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुरा ग्रेट ब्रिटेन में। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, ये पश्चिम बंगाल में। ये पंचवर्षीय योजना पश्चिम बंगाल में है, पश्चिमी बंगाल। ये विदेशों के सहयोग से खोली गई है। राउरकेला जर्मनी देश के सहयोग से भारत में स्थापित की गई है, ये राउरकेला इस्पात संयंत्र वाला। और ये रूस देश के सहयोग से, और ये फिर ग्रेट ब्रिटेन देश के सहयोग से, ग्रेट ब्रिटेन देश के सहयोग से। याद रखना, राउर में ऊ है, राउर में ऊ है तो उड़ीसा में भी ऊ है। राउरकेला उड़ीसा, जर्मनी देश के सहयोग से। भिलाई, भारत की भलाई करने वाला देश रूस है, भारत की भलाई करने वाला देश रूस है, इसे याद रख सकते हैं हम। तो इसका जो सही एग्जैक्ट आंसर है वो सी नंबर ऑप्शन रहेगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चल रहा हूं। ये लिख लीजिए, पूरा छाप लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजना? पहली कब थी? दूसरी कब थी? सफल कौन सी थी? असफल कौन सी थी? सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में? तो अच्छी तरीके से ध्यान देना। 51 से, अच्छा पहले 3 साल का गेप, फिर 2 साल का गेप, फिर 2 साल का गेप, फिर 2 साल का गेप, आगे फिर चल ही रहा है 5 साल का। तो 2017 में ये खत्म भी हो जाती है ये पंचवर्षीय योजना। ये बात ध्यान रखेंगे हम। क्लियर? इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है उसके ऊपर चलिए। आज का जो दूसरा प्रश्न है वहां आता हूं। 2011 की जनगणना। अब एक बात और भी बता देता हूं मैं, दिल्ली पुलिस के अंतर्गत एक तो भारत की जनगणना, एक तो ये, इसके अलावा भारत के नृत्य, इसके अलावा मेले, भारत के मेले उनके बारे में, और या इनके अलावा भारत के त्योहार। ये 2 अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ कर जाओगे भाई। और एक और पॉइंट लिख देता हूं यहां पर, तीसरा पॉइंट भी लगा देता हूं, एक हरित क्रांति, हरित क्रांति। ये 3 पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। जैसे हमारी ये जुनून सीरीज खत्म होगी, मैंने आपसे वादा किया है कि हम जुनून सीरीज का सेकंड पॉइंट भी लेकर आएंगे, सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, और उस पार्ट में हम भारत की विस्तृत जनगणना को पढ़ने वाले हैं। कैसे याद रखा जाता है उसका तरीका बताऊंगा मैं आपको। नृत्य, मेले और त्योहार, तो इसमें एक वीडियो यहां बनेगा, एक वीडियो यहां बनेगा, एक वीडियो यहां बनेगा। 3 वीडियो में तीनों पॉइंट क्लियर करेंगे हम, और एक वीडियो यहां रहेगा। तो लगभग मैं ये कह सकता हूं जुनून सीरीज के अंदर 4 वीडियो जो व्याख्या सहित आप लोगों को मिलने वाले हैं, और अच्छी तरीके से याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे इनको याद रखेंगे हम। और यहां से आपको लगभग मानना 4 से 5 प्रश्नों की लेंथ यही इन 2 टॉपिकों से ही मिल जाएगी भाई। इन केवल 2 टॉपिकों को पढ़ने से ही, 2 टॉपिक वैसे मान रहे हैं, 5-4 टॉपिक लिखे हैं मैंने, लेकिन है ये 2 ही टॉपिक, ऐसा लेंथ ही मानकर चलना है अपने को। तो 2 टॉपिकों में अपने को 4 या 5 प्रश्न अपने को मिल जाएंगे भाई। क्लियर? लेकिन प्रश्न देखिए यहां पर आया है, अब देख लीजिए, आप खुद देखिए जनगणना के संबंध में कितने प्रश्न आ रहे हैं, नृत्य में, मेले में या त्योहार में कितने प्रश्न आ रहे हैं, हरित क्रांति के संबंध में कितने प्रश्न आ रहे हैं पिछली बार की रिपीट के अंदर उनसे। तो एक प्रश्न तो ये आ गया, 2011 की जनगणना में किस राज्य में भारत में
सबसे अधिक महिला साक्षरता दर्ज की गई थी? मिजोरम में, महाराष्ट्र में, चंडीगढ़ में, केरल में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छापिए भाई। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा की गई थी? तो मैं कुछ राज्यों के यहाँ नाम लिख रहा हूं, जैसे केंद्र शासित प्रदेश, एक ध्यान रखना लक्षद्वीप, ये अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, लक्षद्वीप, राजस्थान, बिहार, लक्षद्वीप, राजस्थान। यहां तो मैं केवल शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूं, इससे जुड़ा हुआ है तो इसी से जुड़े हुए कुछ बातें मैं यहां लिख रहा हूं। लक्षद्वीप, राजस्थान, लक्षद्वीप, राजस्थान, बिहार और केरल। लक्षद्वीप के अंतर्गत देखिए, लक्षद्वीप में हम ये कह सकते हैं पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है। यहां पर पुरुष साक्षरता सर्वाधिक, यहां 2011 की साक्षरता पढ़ रहे हैं हम, तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता कहां की? लक्षद्वीप के अंदर पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता कम है, ये बात ध्यान रखेंगे। राजस्थान में पुरुष साक्षरता कम है। बिहार में महिला साक्षरता कम है। बिहार में महिला साक्षरता कम है। और केरल में देखोगे आप तो महिला साक्षरता सर्वाधिक है। महिला साक्षरता सर्वाधिक, महिला साक्षरता सर्वाधिक देखने को मिलती है केरल में। प्रश्न क्या पूछा गया? तो यहाँ थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखोगे महिला और पुरुष के बारे में, तो सबसे चीज़ें क्लियर होगी। जनगणना में किस राज्य में भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता? तो महिला साक्षरता सर्वाधिक केरल में। आंसर क्या बना हमारा? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये पुरुष पुरुष वाला इधर महिला, तो इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए और इसको उधर कर दीजिए, तो सर्वाधिक कम, सर्वाधिक कम, ऐसे याद रखा जा सकता है भाई, ऐसे याद कर सकते हैं हम इनको। केरल, बिहार, राजस्थान, लक्षद्वीप, ये बात ध्यान रखनी है। ये 2011 की जनगणना की साक्षरता के कुछ आंकड़े जो आपको याद करने हैं भाई। क्लियर? ऐसे याद रख सकते हैं। केरल आंसर रहेगा, केरल, क्योंकि महिला के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न भी चलिए, आगे वाला प्रश्न है सिग्मो त्योहार। अब देखिए त्योहार से संबंधित आ गया। मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित से किस राज्य में मनाया जाता है? तो एक वीडियो मैंने अभी आपसे प्रॉमिस किया है कि त्योहार से जुड़े हुए हम प्रश्न यहाँ पर रखने वाले हैं। सिग्मो त्योहार, तो सिग्मो त्योहार जो है ये गोवा राज्य में बनाया जाता है। आंसर रहेगा गोवा राज्य। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न में चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम भारत में सीमेंट उद्योग से जुड़ा हुआ है? BCCI, ACC, FCI, MCI? जल्दी से आंसर छापिए भाई, इससे अच्छा आसान प्रश्न क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए जो विद्यार्थी लाइव है। बिल्कुल, इसका सही एग्जैक्ट आंसर ACC, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड, ये बोल सकते हैं। और इसका जो मुख्यालय है ACC, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, और इसका मुख्यालय पड़ता है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना की गई थी 1 अगस्त 1936 को। 1 अगस्त 1936 को। ये कुछ इससे रिलेटिव बातें ध्यान रखने हैं। आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर है। स्थापना इसकी 1 अगस्त 1936 के अंतर्गत हुई थी भाई। क्लियर? आंसर आ गया बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919 में, 1923 में, 1907 में, 1874 में?
यदि आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने इसका प्रश्न का आंसर तो वहां पर भी मिल जाएगा। देखिए वापस रिपीट हुआ है लोहा इस्पात उद्योग वाला। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है लोहा इस्पात उद्योग। आप अपना आंसर लिखिए, इतने में इन चीजों को यहां पर देख लीजिए भाई। लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग में कुछ सन 1874, 1907, मैं वापस बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं, 1907, 1919, 1923, 23 दूने 56 से 61। अब बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना है ये? अभी पंचवर्षीय योजना का प्रश्न था। 1961 से 1966 पहला, पहला यहां लिख रहा हूं, इससे आगे की कड़ी यहां लिख रहा हूं। दूसरा, दूसरा महाराष्ट्र का रत्नागिरी, महाराष्ट्र का एक स्थान ध्यान रखना, रत्नागिरी, रत्नागिरी, रत्नागिरी के बाद में ध्यान रखना वर्तमान, और वर्तमान के बाद में ध्यान रखना सेल। ये शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, विस्तार से बाद में देखेंगे। याद करने का तरीका बेटर रहेगा, अच्छा तरीका है, कर सकते हैं हम। लोहा इस्पात उद्योग से जुड़े हुए कारखाने 1800 सन कीजिए पहले याद, 1874 में 7, तो 1907 में 7, 1907 में 7, तो 1919, 19 7 7, और 19 के बाद में 23, 23 दूने 56, 56 नहीं 46 होते हैं, लेकिन ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, 56 से 61, तो 61 से 66 ये तीसरी पंचवर्षीय योजना, 61 से 66 ये पहला, पहला, पहला मतलब पंचवर्षीय योजना है दो, तो पहला ये दूसरा, दूसरा के बाद में महाराष्ट्र का रत्नागिरी, वर्तमान सेल, वर्तमान सेल, ऐसे इनको याद रख सकते हैं। 1874 में 7, तो 1907 में 7, 1919 में 7 7 है, 19 19, 1923, 23 दूने 56 से 61, 61 से 66 पहला, दूसरा महाराष्ट्र का रत्नागिरी, वर्तमान और सेल। इसके अलावा देखिए 1874 में लोहा इस्पात उद्योग का कारखाना खोला गया था कुल्टी, कुल्टी इस्पात संयंत्र के नाम से था। कुल्टी में टी, टिस्को, कुल्टी में टी से याद रखोगे टिस्को, टिस्को, इसको और विस्को, टिस्को, इसको, विस्को, टिस्को, इसको और विस्को, ये ध्यान रखेंगे। सेकंड पंचवर्षीय योजना में अभी बता कर आया था, उद्योगों पर बल दिया गया था। उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योगों पर सर्वाधिक बल था। इस समय 3 कारखाने भारत में खुले, राउरकेला, पिछले प्रश्न में बता चुका हूं, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा, ये 3 कारखाने तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, दूसरी में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों से जुड़ा हुआ एक कारखाना बोकारो, बोकारो। पहले का मतलब है भारत का पहला तटीय कारखाना, तटों पर खुलने वाला भारत का पहला तटीय कारखाना विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम भारत का पहला तटीय कारखाना है। भारत का दूसरा तटीय कारखाना पारादीप, ये भारत का दूसरा तटीय कारखाना है। रत्नागिरी, रत्नागिरी में डोलवी इस्पात संयंत्र, डोलवी इस्पात संयंत्र रत्नागिरी। वर्तमान में पोहांग स्टील कंपनी, पोहांग स्टील कंपनी की स्थापना दक्षिण कोरिया देश के सहयोग से। सेल 1974 में स्थापना सेल की, सेल की 1900। अच्छा, इनमें कुल्टी, कुल्टी शहर वेस्ट बंगाल में है, पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। टिस्को, TISCO, टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना 1907 में जमशेदपुर में की गई। जमशेदपुर, जमशेदपुर शहर झारखंड में, जमशेदपुर झारखंड में। इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना, इंडियन आयरन स्टील कंपनी की स्थापना पश्चिमी बंगाल में की गई थी। 3 कारखानों को मिलाकर इसके कारखाने की स्थापना हुई थी। कुल्टी, कुल्टी कारखाना भी है इसमें, हीरापुरा भी कारखाना है, हीरापुरा और बरनपुरा, बरनपुरा, ये 3 कारखाने इसमें शामिल है। फिर राउरकेला, अच्छा ये पश्चिम बंगाल में है तीनों। राउरकेला उड़ीसा के अंदर, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर, दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल के अंदर, बोकारो झारखंड के अंदर, बोकारो झारखंड में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, डोलवी महाराष्ट्र में, पोहांग स्टील कंपनी उड़ीसा के अंतर्गत, उड़ीसा के अंतर्गत। सेल निगरानी रखने का काम,
सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के नाम से है भाई। तो प्रश्न क्या पूछा गया, इंडियन आयरन स्टील कंपनी, इंडियन आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1919। राइट आंसर क्या बना हमारा, 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर बना भाई। तो इस प्रश्न का आंसर 1923 में पूछे तो हम बता सकते हैं भाई 1923 के अंतर्गत विस्को की स्थापना, 1907 में टिस्को की स्थापना, 1874 में कुल्टी की स्थापना। सारे ऑप्शन यहाँ पर अपने को पता होते हैं तो आंसर हमारा क्लियरिटी से आ जाता है भाई। क्लियर। जो भी विद्यार्थी लाइव जुड़ा हुआ है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। जो नए विद्यार्थी आए हैं, जब तक जिनको ये सूचना नहीं पहुंची है उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास कीजिए भाई। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। नेक्स्ट प्रश्न पर दिया हुआ है, अब देखिए ये नृत्य से जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया। तापू नृत्य मुख्य रूप से भारतीय खालिस्तान में किया जाता है। किस भारतीय राज्य में तापू नृत्य किया जाता है? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ किया जाता है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छापिए। जो भी विद्यार्थी लाइव है जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। तापू नृत्य कहाँ किया जाता है? तापू नृत्य भारत में किस राज्य में किया जाता है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छापिए भाई। जो भी विद्यार्थी लाइव जुड़ा हुआ है जल्दी से प्रश्न का आंसर दीजिए। तापू नृत्य कहाँ किया जाता है? तापू नृत्य जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आंध्र प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सही आंसर रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। तापू नृत्य, नृत्यों से जुड़ा हुआ मैं टॉपिक लेकर आऊंगा। भारत के सारे नृत्य एक साइड में लिखवाने वाला हूं, आप लोगों को याद करने वाले हैं कि कौन सा नृत्य कहाँ है। एक बार नहीं, बार बार चीज़ों का अभ्यास में लेंगे हम। नेक्स्ट देखिए आगे। और इस प्रश्न को मैं पहले भी फर्स्ट वीडियो में बताकर आ चुका हूँ। चिंता कृष्णा मूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के विशेषज्ञ थे? उड़ीसा शैली की, कच्चीपुड़ी की, कथक की और मणिपुरी की। क्योंकि नृत्य शैली कितनी है वो भी मैं बताकर आ चुका हूँ। आप जल्दी से जो विद्यार्थी लाइव है बताइए भारत में कुल कितनी नृत्य शैलियां हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए कुल कितनी नृत्य शैलियां भारत में हैं? उड़ीसी, कच्चीपुड़ी, कथक और मणिपुरी। जल्दी से बताइए। चिंता कृष्णा मूर्ति निम्नलिखित में से किस से जुड़े हुए हैं? तो आंसर रहेगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंसर आ जाएगा, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है आपकी खास बात के जानकारी के लिए रहेगा कि ये जो है एक नृत्यकार है कृष्णा जी। कुचिपुड़ी गांव जो है वो केरल के अंतर्गत पड़ता है, वहीं से संबंधित है। केरल के गांव है एक छोटा सा कुचिपुड़ी, वहाँ से संबंधित है चिंता कृष्णा मूर्ति जी। नेक्स्ट देखिए आगे। हरित क्रांति की प्रगति में सहायक HYV बीजों में से H से क्या आशय है? और मैंने अभी लिखा था पूछेगा और पूछेगा 100% से। HIV से क्या आशय है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई। हेवी, हाई, हाईली, हायर। हाई यील्डिंग वेराइटीज, हाई यील्डिंग वेराइटीज, हाई यील्डिंग वेराइटीज। उच्च, ऐसे बोल सकते हैं उन्नत उत्पादकता वाले बीज, जिनको बोलते हैं हाई यील्डिंग वेराइटीज। हाई तो आंसर क्या आ गया? H शब्द का से हाई। पूरी हरित क्रांति में आप लोगों को बताने वाला हूं, कुछ खास बातें वैसे लिख लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। हरित क्रांति शब्द पूरी डिटेल से, हम पूरा डिटेल से आगे बढ़ेंगे, एक वीडियो बनाने वाले हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति शब्द याद रखना, हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम ग्रेड नामक व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। पूछा जा सकता है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हरित क्रांति का जनक विश्व स्तर पर
हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। अर्नेस्ट बोरलॉग भारतीय हरित क्रांति का जनक, भारतीय स्तर पर हरित क्रांति, भारतीय स्तर पर हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वर्ष 1966 से 67 के दशक में। कौन से विश्वविद्यालय से? तो विश्वविद्यालय था गोविंद वल्लभ पंत तकनीक कृषि विश्वविद्यालय। छाप लेना, इनको लिख लेना, आएंगे प्रश्न यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे भाई। 100% से इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। क्लियर? आंसर आ गया इसका बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में पीटमयी मृदा पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। पीटमयी मृदा कहाँ पाई जाती है? देखिए मैं यहाँ पर कुछ और खास बातें बता देता हूँ। मृदा के संबंधित एक प्रश्न आया है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत की मृदाओं को 8 भागों में बांटा गया है, 8 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 8 मृदाएं हैं एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। पर्वतीय मृदा भी है भारत में, पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, फिर याद करने का तरीका देखेंगे, जलोढ़ मृदा, पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, काली, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, लेटेराइट, लेटेराइट, मरुस्थलीय मृदा। फिर इनके आगे एक एक दो खास बातें लिखेंगे हम 7 नंबर पे। पीट या दलदली मृदा, पीट या इसी को दलदली मृदा भी कहते हैं। और अंत में लवणीय मृदा। इस प्रकार 8 मृदाएं। इन 8 बड़ी मृदाओं में क्षेत्रफल में 4 बड़ी मृदाएं, क्षेत्रफल में 4 बड़ी मृदा, भारत की क्षेत्रफल में 4 बड़ी मृदाएं। तो सबसे ज़्यादा भारत में है क्षेत्रफल के मामले में जलोढ़, जलोढ़ के बाद में लाल, लाल के बाद में काली, और काली के बाद में लेटेराइट। ये 4 बड़ी मृदाएं भी याद होनी चाहिए भाई। 4 बड़ी मृदाएं, ये भी अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। 4 बड़ी मृदाएं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यदि आप देखोगे पर्वतीय मृदा जो हिमालय पर्वत पर प्रमुख रूप से देखने को मिलती है, इस मृदा में सेब, बादाम, अखरोट, इनकी खेती प्रमुख रूप से की जाती है। जलोढ़ मृदा में गेहूं और चावल की खेती की जाती है, गेहूं और चावल की। काली मृदा में कपास की खेती की जाती है। लाल मृदा में गन्ना, मक्का और तंबाकू की खेती की जाती है, तंबाकू की। लेटेराइट चाय की खेती की जाती है, लेटे चाय पीना, चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती, काजू की खेती की जाती है। लवणीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, बाजरे की खेती होती है, बाजरा, खजूर, अनार। पीट या दलदली मृदा में जहाँ है तो वहाँ चावल की खेती भी होती है और मैग्रो वनस्पति भी होती है वहाँ पर। लवणीय मृदा में खेती नहीं होती। अब ये पीट या दलदली मृदा भारत के विशेष 5 क्षेत्रों में पाई जाती है भाई, 5 क्षेत्रों में। और 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो उत्तराखंड है, बिहार है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों में पाई जाती है। तो आंसर क्या आएगा? बिहार हमारा राइट आंसर बन जाएगा भाई। इनको याद करने का तरीका भी देखेंगे,
यहाँ तो मैंने थोड़ा डिटेल बताया है आप लोगों को कि कौन सी मृदा किस खेती के लिए लाभदायक मानी जाती है भाई। आंसर आ जाएगा बिहार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकन कपास की किस किस्म को के नाम से जाना जाता है? कौन सी किस्म को अमेरिकन कपास के नाम से जाना जाता है? नरमा, रोबेस्टा, बोरो, अरेबिका। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए। जितने भी विद्यार्थी है जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिए भाई। जो विद्यार्थी लाइव जुड़ा हुआ है प्रयास जरूर कीजिए, हार नहीं माननी, क्योंकि जुनून सीरीज में हार नहीं माननी पड़ती, केवल जुनून दिखाना है अपने को कि कितना हमारे अंदर जज्बा है, जुनून है इन प्रश्नों को करने का भाई। केवल वीडियो लगाना ही नहीं है, प्रश्नों का आंसर भी हमारे को देना है भाई। जो भी विद्यार्थी लाइव है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो मैं यहाँ पर कुछ खास बातें जुड़ी हुई कपास से मैं बता देता हूँ, आपको गौर करना। कपास की खेती, कपास जो पौधा है, कपास का पौधा, पहली खास बात तो ये मृदा, यदि पूछे किस मृदा में कपास का पौधा होता है तो काली मृदा में होता है भाई। काली मृदा में, काली मृदा को वर्टिसोल्स मृदा कहते हैं। वर्टिसोल्स, वर्टिसोल्स काली मृदा, रेगुड़ मृदा भी कहते हैं इसे, रेगुड़ मृदा। स्वतः जुताई वाली मृदा भी बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा भी इसे ही कहते हैं मृदा को। काली मृदा, काली मृदा कपास जो है वो उष्ण कटिबंधीय फसल है, उष्ण कटिबंधीय फसल है, उष्ण कटिबंधीय फसल है कपास का पौधा। कपास के पौधे के लिए जो वर्षा की आवश्यकता होती है, वर्षा जो है वो चाहिए कितनी? 50 से 100 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और तापमान, तापमान जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान भी होना आवश्यक है, तापमान भी होना आवश्यक है। कपास की कौन कौन सी किस्में होती है? किस्में, कपास की किस्में देखिए कौन कौन सी होती है। विकास विक्रम विजय, विकास विक्रम विजय, विकास विक्रम विजय, कल्याण, कल्याण नर्मदा, कल्याण नर्मदा। ये कुछ किस्में जो उनके नाम नहीं सुने होंगे आपने, लेकिन ये कपास की किस्में हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए, इसके अलावा नरमा, अमेरिकन कपास को बोलते हैं नरमा, अमेरिकन कपास को, जो बड़े रेशे की होती है अमेरिकन कपास। छोटे रेशे की होती है भारतीय किस्म, छोटे रेशे वाली, ये बड़े रेशे वाली होती है, बड़े रेशे वाली। छोटे रेशे वाली, छोटे रेशे वाली होती है भारतीय किस्म। और मध्यम रेशे वाली होती है, मध्यम रेशे वाली जो है मालवी किस्म, मालवी किस्म। तो यहां पर क्या पूछा गया? नरमा तो अमेरिकन, अमेरिकन कपास को किस भाषा में? तो नरमा, ये नरमा आ जाएगा। रोबेस्टा, रोबेस्टा यहां पर थोड़ा ध्यान देना, ये चावल की किस्म है, चावल, ये चावल की। रोबेस्टा जो है ये कॉफी की किस्म है। अरेबिका भी कॉफी की किस्म है और सबसे अच्छी किस्म है। कॉफी की 3 किस्में होती हैं, अरेबिका, रोबेस्टा और लिबेरिका। और सबसे अच्छी किस्म की कॉफी होती है अरेबिका। और भारत में इसका उत्पादन किया जाता है कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में ही बना हुआ है चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट ये जिला भारतीय कॉफी अनुसंधान केंद्र है, कॉफी अनुसंधान केंद्र कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कॉफी का। क्लियर? आंसर आ गया नरमा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। अब देखिए एक बार वापिस रिपीट हो गया। जनगणना के संबंध में 3 प्रश्न आ चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 में दशकीय वृद्धि दर कितने दर्ज की गई थी? 17 से 64, 21 से 54, 17 से 54 और 15 से 64%। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, क्या आंसर आएगा बताइए। तो इसका सही एग्जैक्ट आंसर है 17 से 17.64%। सही आंसर रहेगा 17.64%, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये फिर वहीं से जुड़ा हुआ गया।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, चंडीगढ़ में, है ना। 4 प्रश्न आ चुके हैं भारतीय जनगणना के संबंध में 3 शिफ्ट के अंदर। इसका मतलब प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न आ रहा है, प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो आंसर आ जाएगा दिल्ली, दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्रॉड गेज में रेल की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? अच्छा, ब्रॉड गेज पूछा है, मीटर गेज, नैरो गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, ये 3 है। बताइए कितनी होती है? 1.67 होती है, 1.79 होती है, 1.59, 1.76 होती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आएगा 1 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न चलिए, भारत में ग्रीष्म वर्षा ऋतु से शुष्क सर्दियों की स्थिति में संक्रमण का मौसम खालिस्तान होता है जब मानसून उत्तरी मैदानों से हटकर देश के दक्षिणी भागों में प्रवेश करता है। कब करता है भाई? मार्च मई में, जनवरी फरवरी में, अक्टूबर नवंबर में, जून जुलाई में। तो मैं यहां पर ग्रीष्म वर्षा ऋतु में शुष्क सर्दियों की बात हो रही है, मतलब ऐसा टाइम जिस समय गर्मी और सर्दी का बीच वाला जो क्षेत्र, जिसको मानसून का प्रत्यावर्तन बोलते हैं। आप इसको ऐसे ध्यान रखना, भारत में मानसूनी वर्षा 4 प्रकार से, और 4 प्रकार से प्री मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून, लौटता मानसून और शीतकालीन मानसून। इसका जो टाइम पीरियड है ये मार्च अप्रैल मई महीने में, मार्च अप्रैल और मई महीने में। इसका जो टाइम पीरियड है वो है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। इसका अक्टूबर टू नवंबर, और ये जो है वो दिसंबर से फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये मानसून भारत में 10% वर्षा करने में योगदान देता है। ये भारत में 73% वर्षा करने में योगदान देता है। ये मानसून 15% वर्षा, 15%, और ये मानसून केवल 2%। इस क्रम से भी कह सकते हैं शीतकालीन मानसून से भारत में सबसे कम वर्षा हो रही है। अब ये कह रहा है ग्रीष्मकालीन और सर्दियों के बीच वाला लौटता हुआ मानसून अक्टूबर नवंबर, तो अक्टूबर नवंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। दोनों के बीच का समय वाला पूछा है तो सी नंबर है। ज्यादा पूछ लेता ग्रीष्मकालीन से होती। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो हमारी जो टारगेट जो सीरीज थी, जुनून सीरीज थी दिल्ली पुलिस में, टारगेट 2023 का, उसका दूसरी शिफ्ट का अंतिम प्रश्न है भाई। अंतिम प्रश्न, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे भाई। ये आप कमेंट बॉक्स में, जैसे वीडियो खत्म होता है अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र। क्योंकि मैं तो यहां पर बता ही दूंगा तो प्राथमिकता उसकी खत्म हो जाएगी। आप कहीं से भी इस चीज को देखें, लावणी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है, हरियाणा का है, उड़ीसा का है, महाराष्ट्र का है। कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं कल अपने एक नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उस क्लास के अंदर आज का जो हमारा था देख लीजिए, मैं एक बार वापस बता देता हूं आपको। दिल्ली पुलिस टारगेट 2023 24 शिफ्ट लेकर चल रहे हैं हम जुनून सीरीज के माध्यम से। नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जुनून सीरीज का भी। इसमें 4-5 शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं उनका हल व्याख्या सहित मैं आपको करवा रहा हूं यहाँ पर। ये दूसरा वीडियो है हमारा। कल आएगा इसका तीसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट में देखिए 7, 8 और 9 जो शिफ्ट में एग्जाम हुए उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को जमकर एक बार सबके साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल एक इससे भी बेहतर क्लास के अंदर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।